नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। शुरुआत करते हैं आज आपके 12 अप्रैल के करंट अफेयर की और देखते हैं कि 12 अप्रैल को हम लोग क्या बेहतर, क्या बेहतरीन और क्या अच्छा पढ़ सकते हैं। तो अब चलिए शुरुआत कर देते हैं। और हाँ, एक बात आपसे मैं जो बहुत ही कंफर्म तरीके से कहना चाहूँगा कि याद रखिएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। वो हो सकता है आपके आराम के संदर्भ में वो हो सकता है आपके रिश्तेदार दोस्तों के साथ समय बिताने के संदर्भ में हो, लेकिन कुछ पाने की पहली शर्त है कुछ त्यागना। भगवान प्रकृति पृथ्वी को बैलेंस करके रखते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो सबको सब कुछ दे दें। अगर उन्होंने अंबानी जी को धन दिया तो शायद समय की कमी कर दी। ये उन्हीं को पता होगा कि वह कितना व्यस्त रहते होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इससे पहले कि हम लोग अपने टुडेज टॉपिक की तरफ बढ़ें, करंट अफेयर के डिस्कशन की तरफ बढ़ें, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वह किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। मतलब आपने किन भी परिस्थितियों में किसी भी समय एजुकेशन को जो आपने लिया होगा वो आपको कार्य जरूर आएगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने आज के करंट अफेयर की और देखते हैं कि हर प्रश्न का सटीक जो एनालिसिस होगा वो क्या रहेगा। ठीक है ना, हर प्रश्न का सटीक एनालिसिस। तो पहला क्वेश्चन 11 अप्रैल के, आज 11 है ना, अरे यार ये एक दिन पीछे क्यों चल रहा है, इसको एक दिन आगे करना पड़ेगा, ये एक दिन पीछे चल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होगा, ये 12 अप्रैल के करंट अफेयर। ठीक है ना, 12 अप्रैल के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो कोच हैं वो स्थान ले रहे हैं हॉलैंड के जैनकी सोमैन का। हरिंदर सिंह ये भारत के कोई पहली बार कोच नहीं बन रहे हैं, इससे पहले भी ये 2017 में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं। अब उसके बाद ये दोबारा बन रहे हैं। वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो जानकी सोमैन, ठीक है ना, सोमैन, ये जो हुआ करते थे हॉलैंड के, ये भारतीय हॉकी महिला टीम के कोच हुआ करते थे। तो हरिंदर सिंह जानकी सोमैन की जगह लेने वाले हैं। ठीक है ना, जानकी सोमैन की जगह लेने वाले हैं। हरिंदर सिंह 2017 और अब 2024 फिर से भारतीय हॉकी टीम के कोच बनने वाले हैं। ये कहां पे अभी सर वर्क कर रहे हैं? तो हरिंदर सिंह के बारे में बता दें, ये यूएस नेशनल हॉकी टीम के अभी वर्तमान में कोच हैं, वर्तमान में। तो अब ये यूएस को, अमेरिका को छोड़ करके फिर से इंडिया आ रहे हैं कि भाई मैं इंडिया को कोच करूंगा। अगर भारतीय महिला हॉकी टीम की बात की जाए तो अभी भारतीय हॉकी महिला टीम की कैप्टन कौन है? सविता पुनिया जी। ठीक है ना, सविता पुनिया जी। रानी रामपाल का भी नाम जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है कि रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। हालांकि अब वो हट चुकी हैं, वो भी महिला हॉकी टीम की कैप्टन रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये अभी कुछ दिन पहले 14वां संस्करण हुआ था सीनियर हॉकी राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का। अब अगर वो याद आ रहा हो कि सर सीनियर हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता था, तो वो भी यहाँ आपको मैं दोहरवा दूं, हरियाणा ने जीता था। हरियाणा ने जीता था 14वां सीनियर हॉकी नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप को। ठीक है ना, हरियाणा ने जीता था महाराष्ट्र को हरा करके, और ये 14वां संस्करण था। तो ये भी आपको विजेता का भी नाम याद रखना है। नया कोच कौन बना है? हरिंदर सिंह भी याद रखना है। किसकी जगह लिए हैं? हरिंदर सिंह वर्तमान में यूएस नेशनल हॉकी टीम के कोच के रूप में काम कर रहे थे। 2017 में भी भारत के महिला टीम के कोच रहे हैं और अब 2024 में भी महिला हॉकी टीम के कोच बन गए हैं आपके हरिंदर सिंह। ठीक है ना, तो हरिंदर सिंह दोबारा टीम इंडिया हॉकी में वापसी कर रहे हैं, ये एक बड़ी न्यूज होगी। सविता पुनिया फिलहाल कप्तान है। अच्छा, हरिंदर सिंह को 2018 लॉस एंजलिस ओलंपिक तक क्या रखा जाएगा? इनको हेड कोच रखा जाएगा। ठीक है ना, 2028 तक लॉस एंजलिस को ओलंपिक तक ये टीम के हेड कोच रहेंगे। इनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? इनको इस्तीफा इसलिए देना पड़ा जेनेक सोमैन को, क्योंकि ये जो 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम जो है वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाई।
तो किसी न किसी के ऊपर तो गाज गिरनी थी, तो गाज गिर गई जेनेट सोपमैन के ऊपर और उनकी जगह फिर से कहा गया भैया आ जाइए आप घर वापस, तो इनको अमेरिका से घर वापसी करा लिया गया। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग हाल फिलहाल की नियुक्तियों को देखें तो दिल्ली के जंगलों को सुरक्षा के लिए समिति के प्रमुख न्यायमूर्ति नजमी जी बने हैं, विप्रो के सीईओ श्रीनिवास पल्लिया जी बने हैं, नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष मिनेश शाह जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के महानिदेशक जेएस सिदाना जी, कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी संतोष कुमार झा जी। अगले पॉइंट पे आएंगे। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश में हेपेटाइटिस के सर्वाधिक मरीज पाए जाते हैं? किस देश में हेपेटाइटिस के सर्वाधिक मरीज पाए जाते हैं? देखिए, अभी WHO ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट आई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक समिट हो रही थी, एक्चुअली वर्ल्ड हेपेटाइटिस समिट, एक समिट हो रही थी, वर्ल्ड हेपेटाइटिस समिट। ये जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस समिट हो रही थी, इसमें एक रिपोर्ट जारी की गई इंटीग्रेटेड, एक्सिलरेटेड और एलिमिनेट के द्वारा, ठीक है ना, इंटीग्रेट, एक्सिलरेट, एलिमिनेट। ये इस बार जो मीटिंग हुई है वर्ल्ड हेल्थ समिट, इंटीग्रेट, एक्सिलरेट और एलिमिनेट, ये जो 3 रहा है, इसका क्या रहा है, आपके स्लोगन के साथ इसकी समिट शुरू हुई। उस समिट में ये पाया गया, WHO ने अपनी रिपोर्ट दी कि सबसे ज्यादा नंबर 1 पे जो बीमारी है जिससे संक्रमण फैल रहा है वो तो टीबी है, लेकिन दूसरे नंबर पे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। उसमें भी हेपेटाइटिस बी के 70% मामले संक्रमण के द्वारा और इसके करीब 30% मामले संक्रमण के द्वारा फैल रहे हैं। तो पहले नंबर पे तो फैलने वाली बीमारी इस समय टीबी है और ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उसके मरीज चीन में पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, सर्वाधिक मरीज चीन में पाए जा रहे हैं। लेकिन भारत को भी ये अपने गिरफ्त में किया हुआ है। भारत 2nd पोजीशन पे है इस मैटर में, भारत 2nd पोजीशन पे है। एक बात और रखना, आपसे पूछ सकता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ समिट हुआ है, जो कि इंटीग्रेटेड, एक्सिलरेट और एलिमिनेट थीम के साथ हुआ है, ये हुआ कहां पे है? तो वर्ल्ड हेल्थ समिट 2024, इसका आयोजन हुआ है लिस्बन में। लिस्बन कहां पड़ता है सर? पुर्तगाल में। और उसी मीटिंग के दौरान WHO के जो हेड हैं टेड्रोस अघानम जी, उन्होंने ये रिपोर्ट लाई दुनिया के सामने। तो भैया हेपेटाइटिस से सब लोग बचिए, ठीक है ना। पहले पे चीन है, दूसरे पे भारत है। हेपेटाइटिस बी, ए, सी, कई टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं और चीन में सर्वाधिक हेपेटाइटिस के मरीज हैं। दूसरे नंबर पे भारत है। वैसे भारत में भी अगर आप संख्या देखेंगे तो कम नहीं है, ठीक है ना, भारत में भी कम नहीं है। अगला पॉइंट, तो WHO ने 2030 तक दुनिया में हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। ये आपसे जैसे नहीं आगामी लक्ष्य पूछ देता है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य 2070 तक हम पाएंगे, विकसित देश का 2047 तक पाएंगे, तो वो आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जो वर्ल्ड हेल्थ समिट हुई उसमें कब तक का लक्ष्य विश्व समुदाय ने रखा है या किस रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा लिस्बन पुर्तगाल में। तो अगले पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात कर लें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस हैं। 194 सदस्य इसकी सदस्य हैं और चूंकि 7 अप्रैल को इसका हम लोगों ने स्थापना किया था सभी मानव जाति ने मिल करके, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई? ज्योतिराव गोविंदराव फूले। इनका अगर पूरा नाम देखोगे तो ज्योतिराव, यहां बीच में आपको एक वर्ड और जोड़ना होगा, गोविंदराव, ठीक है ना, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ये है इनका पूरा नाम। महान समाज सुधारक और महान देशभक्त ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी। ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी की अगर हम लोग बात करें तो 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को इनका क्या हुआ था? जन्म। 11 अप्रैल 1827 ईस्वी, इस समय इनका जन्म हुआ था और तभी से इनकी जयंती को हम लोग क्या मनाने लगे?
सेलिब्रेट करने लगे। इस बार इनकी 197वीं जयंती मनाई गई है। अगर हम लोग ज्योतिराव फूले जी के बारे में बात करें तो इन्होंने समाज को सुधारने के लिए महिला शिक्षा के लिए सर्वाधिक कार्य किया। 1848 में इनकी बहुत जल्दी एज में शादी हो गई थी, तो इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, ठीक है ना, इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी, ये जो थी अपने पत्नी को इन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया, और पढ़ाने लिखाने के बाद स्वदेशी स्तर पर भारत का पहला महिला स्कूल भी खोला कि भैया इसमें तुम जाकर के क्या करो, पढ़ाई लिखाई करवाओ। तो 1848 ईस्वी में इनके द्वारा इनकी पत्नी को खूब पढ़ाया गया। सावित्रीबाई फूले जो कि ज्योतिराव फूले जी की वाइफ थी, ये भारत की पहली महिला शिक्षिका भी बनी, ठीक है, पहली महिला शिक्षिका। उसके बाद आपको बता दें, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो सत्य शोधक समाज, समाज के पिछड़े वर्ग को मूल धारा से जोड़ने के लिए 1873 ईस्वी में आपके ज्योतिराव फूले जी ने स्थापित किया था। आगे 1890 ईस्वी इनकी डेथ हुई थी, ठीक है ना। इनकी अगर कभी डेथ वगैरह पूछ दे तो बताइएगा 1890 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। गांधी जी को महात्मा तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ज्योतिराव फूले जी को भी किसी ने महात्मा कहा था। आपको क्या कोई बता सकता है कि इनको महात्मा किस सन में और किसने कहा था, बताइएगा। विट्ठल जी कृष्णराव वंडेरकर, ठीक है ना, विट्ठल जी कृष्णराव वंडेरकर ने विट्ठल, ठीक है, विट्ठल जी कृष्णराव वंडेरकर, ठीक है ना, विट्ठल जी कृष्णराव वंडेरकर, इन्होंने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। ये 1888 में महात्मा बोला, इनके द्वारा बोला गया था, ठीक है ना, महात्मा कहा गया। तो आप जब एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे कुछ भी देते हो ना, तो ये सब पॉइंट खूब ज्यादा पूछता है, ठीक है ना, बिल्कुल। इनके द्वारा सत्य शोधक समाज खूब पूछता है। इनकी एक किताब बड़ी फेमस है, गुलामगिरी, ठीक है ना, इनकी एक फेमस किताब है, दैट वाज गुलामगिरी। ये इतना पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए, मैं लिख करके दे रहा हूं। गुलामगिरी 50 बार अलग अलग एग्जाम में आया है। सत्य शोधक समाज कई बार एग्जाम में आया है। भारत की पहली महिला शिक्षिका, इनका पूरा नाम, इनका जन्म कब हुआ, और इन्हें महात्मा की उपाधि। हम लोग एक ही महात्मा पढ़ते हैं, दैट इज आपके कौन, महात्मा गांधी जी। तो ये हैं समाज सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी, जिनकी 197वीं जयंती 11 अप्रैल को मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये सारी जो इनके बारे में डिटेलिंग है वो यहाँ पे दिया है, बाकी तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा है कि इन्होंने गुलामगिरी तो लिखी ही है। इनकी एक किताब का नाम है तृतीय रत्न, एक किताब का नाम है छत्रपति शिवाजी, ठीक है ना। ये भी इनकी दिग्गज किताबों में से एक है, तो जरूर याद रखिएगा। अब जो मुझे उम्मीद है तृतीय रत्न पूछ दे या छत्रपति शिवाजी, आपको बताना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगले पॉइंट पे आएंगे। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली राष्ट्रीय, बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की अगर हम लोग बात करें तो व्हाइट रिबन इंडिया, ठीक है ना, एक संस्था थी जिसका अभी भी व्हाइट रिबन, ठीक है, व्हाइट रिबन इंडिया नाम की एक संस्था, व्हाइट रिबन इंडिया अलायंस नाम की एक संस्था थी। इस संस्था ने इस दिवस को मनाने का शुरुआत किया था, क्योंकि होता क्या है, भारत में मोरालिटी रेट बड़ा ज्यादा है। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो डिलीवरी पेन के कारण, प्रेगनेंसी के दौरान न मिलने वाले उचित पोषण के कारण, अभाव, स्वास्थ्य संबंधित अभाव के कारण उनका देहांत हो जाता है। उस चीज को रोकने के लिए व्हाइट रिबन इंडिया अलायंस ने इसकी शुरुआत की थी। फिर भारत सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो भारत सरकार ने 2012 में ऐसा दिवस मनाने की घोषणा की। कब घोषणा की सर, और क्यों घोषणा की? घोषणा किया उन्होंने 11 अप्रैल को कि हम 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाएंगे। तो लोगों ने बोला काहे भैया, तो इन्होंने कहा आपके 11 नहीं होना चाहिए, हाँ 11 अप्रैल, क्योंकि इन्होंने कहा कि इस दिन कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी जी की पत्नी का जन्म दिवस पड़ता है। अप्रैल 1869 में, अप्रैल 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था
कस्तूरबा गांधी का, ठीक है ना, कस्तूरबा गांधी का। तो कस्तूरबा गांधी जी के सम्मान में हम यह दिवस मनाना शुरू करेंगे। भारत सरकार ने 2012 में घोषणा की, फिर भारत सरकार ने कहा चलो अब इसे हम लोग मनाते हैं। तो भारत सरकार ने फिर 2005 में इसे, अरे 22 ये ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि भैया ठीक है अब इसको हम मनाना शुरू करते हैं। तो 2013 में भारत सरकार ने इसको थोड़ा सा मनाया, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि सुरक्षित मातृत्व दिवस कस्तूरबा गांधी जी के याद में मनाया जाता है। और 2012 से भी पहले, 2012 से पहले इसकी शुरुआत जो है वैसे 2003 में भी भारत सरकार इसके बारे में बोली है और 2005 में पहली बार मनाई है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, ये हटाओ, 2003 में बोली है, 2005 में मनाई है, 2003 में इसकी घोषणा, ये एक करेक्शन करना, 2013-12 कुछ और ईयर है यार वो। 2003 में भारत सरकार ने इसकी, सब लोग एक बार ओके ओके लिखो, नहीं बनारसी पान जी, सब लोग एक बार ओके ओके लिखिए। मातृ स्वास्थ्य देखभाल में समानता, ठीक है ना, सब लोग एक बार ओके लिखिए कि सर 2003 में भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है और 2005 में पहली बार मनाया गया है, ठीक है ना, पहली बार मनाया गया। क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ 2013 और 15 लिख दिया था, वो मेरे दिमाग में कुछ और ईयर, कुछ और घटनाएं चल रही थी। खैर, तो सुरक्षित मातृत्व दिवस कस्तूरबा गांधी जी के जन्मदिन को याद करते हुए आपके मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट रखिएगा। तो यहाँ पे बल्कि बेहतर होता कस्तूरबा गांधी जी का लग जाता तो एक मेमोरी के लिए बेहतर रहता। खैर, तो ये मोरेलिटी रेट को कम करने के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले रिस्क से बचने के लिए, मृत्यु दर को कम करने के लिए 11 अप्रैल 2003 को इसकी घोषणा की गई भारत सरकार द्वारा और 2005 में मनाया गया। ये पॉइंट भी आप एक बार याद रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या। अच्छा, इसको मनाने वाली संस्था का नाम भी एक बार ध्यान रखना, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि इसकी संस्था आपसे पूछेगा। अगला पॉइंट अगला पॉइंट, हाल ही में जारी की गई QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ। भारत में किस संस्था को? वैसे तो आपको बता दें कि टॉप 500 की लिस्ट लाई गई, ध्यान से समझना। QS 100 यूनिवर्सिटी विश्व की 500 बड़ी यूनिवर्सिटी, 500 बड़ी यूनिवर्सिटीज में हुआ कि भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है वो सब भी आया। भारत के पास, भारत की टोटल 69 यूनिवर्सिटीज को इस बार भारत के ऐसे हैं जिनको इसमें स्थान मिला है। विश्वविद्यालय, भारत के 69 विश्वविद्यालयों को इसमें स्थान मिला है। लेकिन हमारे कौन से विश्वविद्यालय अच्छे हैं, इसके लिए भारत सरकार ने 424 यूनिवर्सिटी को इस लिस्ट में भेजा था कि ये हमारी 424 हैं, इनमें से देख लो कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी तुम्हारे मापदंड पे सटीक बैठती हैं। तो 424 में से मात्र 69 ऐसी यूनिवर्सिटी रही जो कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में उनके मापदंडों पे सही बैठती हैं। अगर भारत की तरफ से बात की जाए तो एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सब्जेक्ट वाइज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवरऑल, सब्जेक्ट वाइज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टॉप किया है। कि अगर आपको हिस्ट्री से कुछ करना है, पॉलिटिकल साइंस से कुछ करना है, जियोग्राफी से कुछ करना है, एंथ्रोपोलॉजी से कुछ करना है, इंग्लिश लिटरेचर से कुछ करना है, लिंग्विस्टिक्स से कुछ करना है, तो JNU जो है आपके वो क्या हो जाएगा, टॉप पे रहेगा। लेकिन JNU के बाद सर कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको अच्छा स्थान मिला है? IIM अहमदाबाद, ठीक है ना, भारत की तरफ से IIM अहमदाबाद। लेकिन एक बात याद रखना, विश्व में इनकी जो रैंकिंग है वो अलग है, ये भारत की तरफ से पहले हैं। अगर आप विश्व में देखोगे तो JNU 20वें नंबर पे और ये 22वें नंबर पे है। विश्व के संदर्भ में ये 20वें नंबर पे है और विश्व के संदर्भ में ये 22वें नंबर पे है, ठीक है ना। तो सर फिर किस देश की यूनिवर्सिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे है? तो अगर हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात करें तो मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सेकेंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड और आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फोर्थ, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे तो IIT मुंबई का भी स्थान है कि वो 45वें स्थान पर है,
लेकिन आपको जो शुरू के टॉप 2 हैं अगर वो भी याद रखोगे तो सही है। अच्छा, ये पूरे एज अ होल संस्था ये बड़ी नहीं है, ये किसी किसी सब्जेक्ट में है। ये याद रखना, भारत ने 424 एंट्रीज भेजी थी, जिसमें से 69 विश्वविद्यालय को क्या कहा गया है कि भैया आप टॉप का काम कर रहे हैं। तो जेएनयू बना भारत का शीर्ष संस्थान इस वर्ष के लिए, ठीक है ना, इस वर्ष के लिए। और जेएनयू को विश्व में कौन सा स्थान है? 20वां। जेएनयू का वर्ष में कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। भारत की टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है? 69। एशिया में पहले नंबर पे कौन है? तो एशिया में पहले नंबर पे है चाइना, 101 यूनिवर्सिटी। हम लोग कई बार पढ़ते हैं क्यूएस, तो क्यूएस क्या है? क्वार्टरली साइमंड्स। नहीं, हम लोग पढ़ते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो एटलीस्ट ये जानना तो चाहिए, ये जानना तो चाहिए कि ये क्यूएस क्या है सर। तो क्वार्टरली साइमंड्स, ठीक है ना, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो टॉप 5 विश्वविद्यालय यहां पे आपके दिए हुए हैं और भारत की तरफ से जेएनयू। तो क्यूएस रैंकिंग में भारतीय शिक्षण संस्थानों का अगर आपको देखना हो टॉप 500 में, तो यहाँ पे टॉप 500 में आपको इसको ध्यान रखना। और 20वें पे जेएनयू, ठीक है ना, 20वां पे आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बस खत्म, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारी, अब 69 की लिस्ट तुमको थोड़ी याद करना होगा कि 69 की लिस्ट। आईआईटी बॉम्बे 45वें पे है। लक्षद्वीप में अपनी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन बन गया है? बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक बना है। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बंबई में इसका क्या है, या मुंबई में, बंबई आप जो भी कहना चाहें, दोनों तो हमारे भारत के ही अभिन्न हिस्से सरताज हैं। मुंबई या बंबई, जो आपका मन हो आप कह लें, वहां पे इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। शशिधरन जगदीशन इसके सीईओ एमडी हैं। खैर, एचडीएफसी से ज्यादा चर्चा आपके लक्षद्वीप की रहती है कि लक्षद्वीप में अपना इसने कहां पे खोला है ब्रांच। तो लक्षद्वीप में इसने अपना कावाराती में अपना ब्रांच खोला है। लक्षद्वीप को बीचों बीच से बांटता है 11 डिग्री चैनल। ये बात याद रखेगा, लक्षद्वीप को एकदम बीचों बीच से बांटता है 11 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप में एकमात्र हवाई अड्डा है अगाती। लक्षद्वीप में एकमात्र हवाई अड्डा है अगाती एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो ये बात भी याद रखेगा। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप मौजूद हैं और ये मूंगों से बना द्वीप। अब एक बात याद रखिएगा, मूंगों से बने द्वीप भी जो होते हैं ना, वो आपके कोई फ्रिंज कहलाते हैं, कोई एटॉल कहलाते हैं। जैसे अब मान लो कि ये समुद्र है, समुद्र के बीच में लक्षद्वीप मौजूद था। लक्षद्वीप पहले से एक द्वीप मौजूद था जिसका नाम रखा गया लक्षद्वीप। यहां चारों तरफ जाकर के कोरल रीफ जो हैं वो जम गए। तो ये इसके चारों तरफ जम रहे हैं ना, तो इनको आप क्या कहोगे? एटॉल। कि ये एटॉल मूंगों का द्वीप है। वहीं अगर तुम अंडमान निकोबार या ऑस्ट्रेलिया में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो समुद्र, ऑस्ट्रेलिया समुद्र के ऐसे किनारे है, यहां पे जाकर के किनारे जाकर के मूंगे जमे हैं। तो ये एक बैरियर का काम किए, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को ग्रेट बैरियर रीफ हम लोग कहते हैं। और उसी तरीके से एक होता है आपके फ्रिंज, जैसे अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार में क्या है कि इसके चारों तरफ, इसके किनारे और ये समुद्र के बीच में है, ठीक है, समुद्र के बीच में ये मौजूद है, दैट इज लक्षद्वीप। तो ये एटॉल द्वीप हो गया क्योंकि इसके चारों तरफ आकर के लगे, यहां द्वीप पहले से मौजूद था। और अंडमान निकोबार ये मूंगों से चारों तरफ से घिरा है, इसका नॉर्दर्न पोर्शन। ये ऐसे द्वीप को हम फ्रिंज द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिंज। अभी मैं इसको बहुत ज्यादा समझाने के पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जियोग्राफी की क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी जानिए कि जो आपके कोरल रीफ होते हैं उनमें भी
कोई फ्रिंज कहलाता है, कोई ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया वाला कहलाता है, तो कोई एटॉल। ये समझाने के पीछे उद्देश्य क्या था सर, या बताने के पीछे उद्देश्य था कि लक्षद्वीप बहुत चर्चा में रहता है। अगर इसका क्वेश्चन लेवल टफ किया और आपसे ये पूछ दिया कि ये फ्रिंज है, बैरियर है या एटॉल है जो मूंगों से बना हुआ है, तो आपको बताना होगा कि ये एटॉल है, ठीक है ना, ये एटॉल द्वीप है जो ये है, फ्रिंज वगैरह नहीं। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे इन सब की, किसकी, आपके अगाती द्वीप की। टोटल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप और मालदीव आपस में 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। एंड्रोट यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है, काबाराती राजधानी है, 36 द्वीप हैं और 11 डिग्री चैनल खुद लक्षद्वीप को बीचों बीच बांटता है, ठीक है ना, बीचों बीच 11 डिग्री चैनल बांटता है, ये बात याद रखेगा। और याद रखेगा कि जो लक्षद्वीप है वो एक एटॉल द्वीप है। क्यों है, कैसे है, थोड़ा एटॉल, बैरियर और फ्रिंज के बारे में ज्योग्राफी में पढ़िएगा। फिलहाल HDFC बैंक ने यहाँ पे अपना ब्रांच खोला है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। HDFC। अगले पॉइंट पे जाएंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, और ये आ गया। वरिष्ठ राजनयिक लिंडी कैमरून को भारत में किस देश ने अपनी पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। देखो, मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, पहली महिला उच्चायुक्त की अगर बात की जाए, पहली महिला उच्चायुक्त, तो पहली महिला उच्चायुक्त वहां नियुक्त होते हैं जहां राष्ट्रमंडल देश होते हैं। ये राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं सर, जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, वो राष्ट्रमंडल देश हैं। अभी इनकी वर्तमान में संख्या 56 है। राष्ट्रमंडल देश अगर एक दूसरे में राजनयिक, वरिष्ठ राजनयिक नियुक्त करेंगे तो उन्हें आप हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त कहोगे। लेकिन वो देश जो इन 56 देशों के अंतर्गत नहीं आते हैं, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ के अंतर्गत नहीं आते हैं, और वो किसका हिस्सा, जैसे आपके रूस हुआ, आपके चीन हुआ, तो यहां पे जब भारत अपने वरिष्ठ राजनयिक नियुक्त करेगा तो राजदूत नियुक्त करता है। तो राजदूत और उच्चायुक्त में अंतर होता है। उच्चायुक्त हमेशा राष्ट्रमंडल देश या कॉमनवेल्थ नेशन, ये जो 56 देश हैं, ये आपस में एक दूसरे में, जब जैसे भारत पाकिस्तान में, पाकिस्तान भारत में, दोनों इंग्लैंड का रहा ना, तो वो क्या नियुक्त करेगा, उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर्स नियुक्त करेगा। लेकिन भारत रूस में और रूस भारत में क्या नियुक्त करेगा, तो राजदूत। जैसे अभी रूस में भारत ने विनय कुमार को अपना क्या नियुक्त किया है, राजदूत नियुक्त किया है। लेकिन अब यही लिंडी कैमरून, ये जो पहली महिला है आजादी के बाद से, जो भारत में इंग्लैंड से आ रही हैं एज अ उच्चायुक्त बन के। देखो, अब ये राजदूत शब्द का यहां पे प्रयोग नहीं है, यहां पे किस शब्द का प्रयोग है, उच्चायुक्त। तो ये इंग्लैंड की हैं और इंग्लैंड से ये आ रही हैं, ये हैं भारत की पहली महिला उच्चायुक्त इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है ना, इंग्लैंड की तरफ से। और ये अब देखो मैडम, आइए मैडम, कहाँ हैं आप, आइए, ये आ गई हैं। अब ये इंग्लैंड की हैं। इंग्लैंड का भारत में अगर हम मतलब कि डिप्लोमेटिक ऑफिस की बात करें तो इंग्लैंड के डिप्लोमेटिक ऑफिस की संख्या भारत में 9 है। सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक ऑफिस की संख्या भारत में अमेरिका की है, दैट इज 17 यूएस के डिप्लोमेटिक ऑफिस। और ये आपके इंग्लैंड के डिप्लोमेटिक ऑफिस भारत में कितने हैं, तो 9 हैं, ठीक है। इंग्लैंड के 9 हैं, यूएस के 17 हैं। साथ ही साथ आप एक बात और याद रखिएगा कि एक आप लोगों के लिए मुझे सेशन भी लेना है ब्रांड एम्बेसडर्स के ऊपर। अरे ब्रांड एम्बेसडर कह रहा हूं, राजदूतों के ऊपर। बहुत सारे नए राजदूत बने हैं जिनको कि हम लोगों को क्या करना है, पढ़ के चलना है। जैसे अभी देखो, म्यांमार में अभय कुमार को नियुक्त किया गया है, इराक में सोमेंदो बागची को नियुक्त किया गया है। सही कह रहे हैं ना, म्यांमार में अभय कुमार, इराक में सोमेंदो बागची, रूस में विनय कुमार, इंग्लैंड से लिंडी कैमरून, ये बन के आई हैं। लिंडी कैमरून इससे पहले अफगानिस्तान और इराक में सेवा दी हैं, तो भारत में इनको मैनेज करने में कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। चूंकि खूब सारे उच्चायुक्त या फिर हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त और राजदूत नियुक्त हो रहे हैं, इसलिए अब एक आध दिन का समय दो इसके ऊपर, या हो सकता है आज ही शाम को मैं इसके ऊपर द 10 मिनट शो लूंगा, ठीक है ना। द 10 मिनट शो भी मैं इसके ऊपर बहुत जल्द करने वाला हूं, ठीक है। चले अगले पॉइंट पे जाएंगे। तो ये इंग्लैंड के बारे में। निम्न में से किस राज्य द्वारा नए साल के रूप में उगादी उत्सव को मनाया जाता है, ठीक है ना। जीआई टैग के ऊपर हो चुका है अतुल गुप्ता, कल शाम को ही जीआई टैग के ऊपर सेशन ले चुके हैं, ठीक है ना।
जीआई टैग के ऊपर कल शाम को मैंने द 10 मिनट शो लिया है, आप लोग अगर न जानते हो तो उसको देख लीजिएगा। हाँ, अच्छा, उगादी उत्सव। उगादी उत्सव की अगर हम बात करें तो इसको सौतंसरादी उत्सव भी कहते हैं, ऐसे सौतंसरादी, ठीक है ना, सौतंसरादी, या इसको हम लोग युगादी उत्सव के नाम से भी जानते हैं। इसी को महाराष्ट्र में हम लोग गुड़ी पड़वा के भी नाम से जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, इन सभी जगहों पे ये उगादी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का जो पौराणिक या जो इसको आध्यात्मिक कारण रहा है वो ये रहता है कि माना जाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के संरचना की थी। तो ये एक प्रकार का ब्रह्मा जी, ठीक है ना, ब्रह्मा जी द्वारा रचना, इसी दिन ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी की रचना की गई थी, ऐसा पौराणिक मान्यता है, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। वैसे ब्रह्मा जी की एकमात्र जो मंदिर है वो भारत में कहाँ है? पुष्कर, ठीक है ना, ये राजस्थान में पड़ता है। ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर पुष्कर में मौजूद है। तो आप उगादी कहें, युगादी कहें, संवत्सरादी कहें, ये सब एक ही को नव वर्ष को डिनोट करता है। जैसे गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं, और भी जगह पे आप क्या कहते हैं, जैसे हिंदू कैलेंडर में अब आप नवरात्र के हिसाब से मना रहे हैं तो ये है आपका गुड़ी पड़वा त्योहार या उगादी त्योहार, जो कि नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है बहुत सारे राज्यों में, जिसे ब्रह्मा जी के द्वारा पृथ्वी की रचना की कल्पना को साकार माना जाता है। तो ये है उगादी। एक फसल उत्सव भी है जो वसंत और नए साल की शुरुआत करता है। तो कई इसके अपने आप में मायने हैं, ठीक है ना। अब इसी उगादी को गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। 2024 में 9 अप्रैल को इस बार मनाया गया है। अगला पॉइंट आएंगे, कुछ जगहों के देखो नव वर्ष किस किस नाम से हैं। पुथंडू तमिल नव वर्ष अप्रैल के मध्य में तमिलनाडु में। अभी हो सकता है हम लोग कुछ दिन में बात करेंगे भैया पुथंडू उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। पोहेला बोईसाख, देखो आर्ट एंड कल्चर और इन सब के क्वेश्चंस थोड़े टफ हो रहे हैं एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा लल्ला, ठीक है ना। बिहू असमिया नव वर्ष, गुड़ी पड़वा मराठी नव वर्ष, इस्लामी नव वर्ष है, हिजरी नव वर्ष, इस्लामी चंद्रग्रहण, हिजरी संवत। एक यहाँ पे हिस्ट्री याद कर लेना कि हिजरी संवत किसने शुरू किया था, तो शाहजहां ने। इसने एक कैलेंडर ईयर था इलाही संवत जो अकबर शुरू किया था, उसको बंद करके शाहजहां ने हिजरी संवत शुरू किया था। बजरनी बेनेडिक्टसन को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? उस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है जो देश शांति सूचकांक में, पीस इंडेक्स में नंबर 1 पे है। आप बताइए। तो सर पीस इंडेक्स में तो आइसलैंड रेक्जाविक जो इसकी राजधानी है, कई लोग उसको रेक्जाविक कई अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से बुलाते हैं। आप ऑप्शन में देखोगे तो आराम से समझ जाओगे। तो आइसलैंड जो कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स में, इंटरनेशनल पीस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे कई साल से बना हुआ है, बजरनी बेनेडिक्टसन को वहां का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आपको बता दें ये ऐसा नहीं है कि पहली बार बने हैं, ये 2017 में भी एक बार देश के पीएम बने थे, ठीक है ना। 2017 में भी एक बार देश के पीएम बने थे 1 साल के लिए। तो ये दोबारा आइसलैंड के पीएम बने हैं। इनको आइसलैंड के पीएम बनने की जगह क्या आई? क्योंकि सर जो आइसलैंड के पीएम है कैटरीन, आइसलैंड के पीएम है कैटरीन, इनका पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको इतना याद रह जाए। ये कैटरीन साहब ने पिछले हफ्ते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभी यही आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड के भी भारत आपके 37 वर्षीय प्राइम मिनिस्टर कल इसीलिए बने क्योंकि वहां के पीएम ने इस्तीफा दिया था। अब आपके आइसलैंड के भी पीएम कैटरीन ने इस्तीफा दिया। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो पद तो हो गया खाली, और अगर पद हो गया खाली तो कोई तो बनेगा नया पीएम। तो ये बन गए आपके बजरनी साहब, ठीक है ना। याद रखिएगा मध्य अटलांटिक रीज, ये जो आइसलैंड है ये एकदम मिड अटलांटिक रीज पर स्थित है। हम लोग 1-2 भूकंप से कांप जाते हैं और ये मध्य अटलांटिक रीज पर स्थित एक देश है। यहाँ पे एक बार में
80 भूकंप आते हैं। जैसे अभी भूकंप खत्म, फिर खत्म, वो वाली स्थिति है। यहां पे मैं आपको बताऊं, वर्ष में 2000 प्लस भूकंप आते हैं, 2000 प्लस भूकंप आते हैं। और नाम है आइसलैंड, सबसे शांत देश है, घबराते नहीं है सब। और तो और बता दे, भूकंप की आप बात छोड़िए, देखो इसे कहते हैं, हम लोग क्या आने लगे तो फिर क्या ही पूछना। यहां पे एक ज्वालामुखी है, यहां पे बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। उन सक्रिय ज्वालामुखियों में से मैं आपको बता दूं, आइजफ जल्ला जोकुल, इसका नाम याद रखना, आइजफ, ठीक है ना, आइजफ जल्ला जोकुल, ये विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। कभी भी धुधक पड़ता है, कभी भी धुधक जाता है, एकदम भड़क जाता है। और कई बार आपके जीएस के पेपर में पूछा, चूंकि विश्व के सबसे ज्यादा, जैसे भारत में एक्टिव वॉल्केनो आपके अंडमान निकोबार में बैरेन है, हालांकि वो तो 100-200 साल में एक बार भड़के। ये रोज सुबह तुम आंख खोल के इसे उठे हो तब तक भड़क गया, आग का गोला, मैग्मा निकलने लगा, भूकंप आ गई। आई नहीं कि 2 सेकंड आके भूकंप रुक जा रहा, एक साथ 80-80, 90-90 भूकंप आते हैं आइसलैंड में। और तब ये देश प्रसन्न है, तब ये देश अमीर है, समझ रहे हो। हम लोगों के पास अनेकों अनेक बहाने हैं। खैर, तो बजरनी बेंडिक्सन ने जगह लिया है कैटरीन प्राइम मिनिस्टर का, जो कि इस्तीफा दिए हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। आइसलैंड की राजधानी रेक्वाजिक है और आइसलैंड मध्य अटलांटिक रिज पर है। यही वजह है कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण यहाँ खूब सारे भूकंप आते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हैं आपके बजरनी बेंडिक्सन जी, जो कि आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। अच्छा, एक बात तुम लोग नोटिस कियो, विदेशी जितने होते हैं अक्सर इस कलर का कोट, लाइट ब्लू शर्ट, इसी में दिखते हैं ना। अब मैक्सिमम विदेशियों का देखो यही दोनों दिखता है ना, कि ये शर्ट, ये, और होता भी अच्छा कलर है। हम भी खुद भी रखे हैं, तो हम भी कहीं जाएंगे तो वहां के लिए विदेशी है ना हुए जी, ठीक है ना। और लड़कियां अक्सर ब्लैक कलर का ही सूट वाला, जो उनका जो ब्लेजर वाला ड्रेस होता है फॉरेनर्स का, वो पहनती हैं। देखो दिख रहा है ना, ये अपना परंपरागत, और ये लड़की भी अपना ब्लेजर वाला जो है, बाकायदा व्हाइट कर ब्लैक टी शर्ट उशर्ट पहन ली, कोट पहन ली, तो ये सब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं। तो ये पहले वाले प्रधानमंत्री थे, इन्हीं पीएम का इस्तीफा हुआ है, ठीक है ना, इन्हीं का इस्तीफा हुआ है, तो इनको जगह मिल गई है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब थोड़ा सा दोहरा लिया जाए। वान गेथिंग वेल्स के पहले अश्वेत नेता, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री, इन्हीं को कल हम लोग पढ़े थे कि ये भी क्यों बने, क्योंकि ये इस्तीफा दे दिया वहां के। लुइस मेंटेनेग्रो पुर्तगाल के, अभी यही पुर्तगाल के लिस्बन में ही वर्ल्ड हेल्थ समिट हुआ है हेपेटाइटिस के ऊपर। बसीरो दियामेओ फे सेनेगल के नए राष्ट्रपति, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, जैक अल्बास्टर का हाल ही में निधन हो गया। वे किस टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? ये जो जैक अल्बास्टर हैं, ये प्रसिद्ध खिलाड़ी न्यूजीलैंड के हुआ करते थे, मस्त खेला करते थे, क्रिकेट में इन्वॉल्व रहा करते थे। तो ये स्पिनर हैं जैक अल्बास्टर, ठीक है ना। तो अलाबेस्टर जो हैं, जैक अलाबेस्टर, ये जैसे अपने यहाँ अनिल कुंबले जी, हरभजन जी, ये लोग हुआ करते थे लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, उसी तरीके से जैक अल्बास्टर जी न्यूजीलैंड के पूर्व लेग स्पिनर थे। न्यूजीलैंड के टीम की अगर बात करें तो इनकी खिलाड़ियों को कीवी कहा जाता है, ये आपको पता होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया के कंगारू, न्यूजीलैंड के कीवीज, ये हैं। तो इसमें ज्यादा पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको निश्चित तौर पे दत्ता जी गायकवाड़ का नाम याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन इनका देहांत वगैरह हुआ था, पूरी भारतीय टीम ने ब्लैक कलर के रिबन को लगा करके क्या किया था, उस दिन का मैच खेला था। उसके बाद मनोहर जोशी जी को याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, और पंकज उदास जी गजल गायक, इन्हीं गाना है ना, चिट्ठी आई है, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। बच्चों की रचनात्मकता और ज्ञान को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस शहर में साइंस पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साइंस पार्क का निर्माण हो रहा है नई दिल्ली में। जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो नई दिल्ली में करीब करीब 3642 वर्ग मीटर में इस नए साइंस पार्क का सृजन किया जा रहा है। यहाँ पे फिजिक्स से संबंधित
मुख्यतः और केमिस्ट्री से संबंधित लैब मतलब ओपन पार्क होगा, जिसमें कि बच्चे जा करके चीज़ों को समझ पाएंगे। डीएनए, अब ये डीएनए स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ताकि वो जा करके इसको विजुलाइज करें। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, वो भी सेंट्रल दिल्ली में, तो आपके लिए ओपन हो रहा है साइंस पार्क, जो कि 3642 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसको ओपन कर रही है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाने वाले 16 स्थिर प्रदर्शन, ठीक है ना, इसमें प्रदर्शन शामिल होंगे। तो ये बात आप याद रखिए। इसमें गणित के भी कुछ विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 फुट ऊंचे 16 स्थिर प्रदर्शनों को। अब गणित मतलब गणित को तो आधा मैं फिजिक्स और फिजिक्स को आधा गणित ही समझता हूं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। निम्न में से किस स्थान पर खुबानी खिलना महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है? खुबानी खिलना महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जो लद्दाख के लोग, पर्यटकों को एक आकर्षक अनुभव देने के लिए, अपने पर्यटन की तरफ आकर्षित करने के लिए मनाते हैं। प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है पर्यटकों के मेहमान नवाजी के लिए, उनके सम्मान में, उनको रिझाने के लिए कि यहाँ का लोकल जो लद्दाख का पर्यटन है वो बढ़े। तो खुबानी खिलना महोत्सव, ये उस समय यहाँ बहुत सारे बसंत टाइप के फूल आ जाते हैं पेड़ों के ऊपर। अच्छा मैं तुम लोग को बताऊं, जब मैं इसे पेड़ वेड़ देखता हूं ना, तो पहला जो मेरे दिमाग में आता है, हम भी लगाएंगे अपना जब घर बनवाएंगे। तो एक होता है कि घर बनेगा कभी ना कभी, तो थोड़ा घर तो है ही, लेकिन एक ऐसा घर जिसमें कोने में गाय भैंस के लिए जगह हो, गाय के लिए हो, पेड़ ओड़ पर बाकायदे लगे हों, थोड़ा सा पालक धनिया भी आगे लगा हो। हम लोग यार गांव पृष्ठभूमि के हैं, तो ये चीज़ दिमाग से नहीं जाती। आप लोग के में भी बहुत सारे नानी दादी के गांव में ऐसा होता होगा ना कि अब ये उनका इतना घर है, तो देखोगे तो घर के आगे यहाँ पे वो स्पिंच, पालक वगैरह, बैगन वगैरह, भिंडी और लौकी ये सब लगा हुआ है। इधर कहीं कोने में गाय बंधी हुई है, यहाँ पे कहीं जाके उनका घर है नानी दादी का, इधर कहीं ट्रैक्टर खड़ी है। तो हम लोग तो उस पृष्ठभूमि से हैं, तो भैया हम लोग को भी तो यही पेड़वा वेड़वा लगाना होगा। लगाएंगे हम तो पूरा चारों तरफ लगा देंगे पेड़ वेड़, एक तरफ से बस रास्ता छोड़ के लगा देंगे। लो माँ उसी में बैठ के लेके पालक उलक तोड़ के बैठे रहेंगे। तो खैर लद्दाख में मनाया जा रहा है खुबानी खिलना महोत्सव, ठीक है ना मेरे भाई। लद्दाख में मनाया जा रहा है खुबानी खिलना महोत्सव। ये पेड़ हम खोज खाज के लाएंगे, अगर ये ठंडी जगह का न हुआ, इधर भी हो सकता है तो मैं लगा दूंगा घर पे, बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो खुबानी खिलना महोत्सव को स्थानीय भाषा में खुबानी उत्सव या चूली मिंटोक उत्सव भी कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखना, चूली मिंटोक उत्सव भी इसको हम लोग कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये अब आप याद रखिएगा, 6 तारीख से ही शुरू है, 18 अप्रैल तक ये चलने वाला है खुबानी खिलना महोत्सव। तो ये कुछ अन्य महोत्सव देख लीजिए। पहला नेशनल फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में, कारवी युवा महोत्सव असम में, पहले नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में, दूसरा दिव्य कला मेला सूरत में और चंदुबी महोत्सव असम में। सौरभ कुमार को हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत, अब देखो उच्चायुक्त कहाँ पे थे, राष्ट्रमंडल देशों में, राजदूत, इसका मतलब है कि ये राष्ट्रमंडल देशों में नहीं है, लग्जमबर्ग। तो सौरभ कुमार लग्जमबर्ग के नए क्या बने हैं, राजदूत। और इस मैटर पे मैं आपके लिए एक द 10 मिनट शो लेंगे, ठीक है ना, और हो सकता है वो आज शाम को ही ले लूं राजदूत के ऊपर, ठीक है। तो सौरभ कुमार बने बेल्जियम के साथ लग्जमबर्ग में भी भारत के राजदूत, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सौरभ कुमार ये बेल्जियम के साथ लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत बने हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने सौरभ कुमार को लग्जमबर्ग के ग्रैंड डची में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है ना। ग्रैंड डची में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, ये ध्यान रखेंगे। तो अभी तो बस इतना ही, इस पे ध्यान रखो कि भैया सौरभ कुमार नए बने। अब यही सब हमको तुमको बताना है द 10 मिनट शो में। ये लोग नए नए, अब इसी में अगर और बढ़ा दो तो विनय कुमार रूस के बन गए हैं, बने हैं ना, विनय कुमार रूस के बन गए हैं। अभी वो लिंडी नाम की महिला, खाली लिंडी ही लिख दे रहे हैं, वो भारत में इंग्लैंड की, ठीक है ना, इंडिया में बनी है, इंडिया में बनी है, इंग्लैंड की उच्चायुक्त। ऐसे बहुत सारे साउथ अफ्रीका में भी बने हैं अभी, है? चलो इसको देख लेंगे। अब आइए रिवीजन की तरफ आते हैं, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज उसको अब रिवीजन में। और जो लोग इस लेक्चर को बाद में देखते हैं,
ठीक है ना। अब उनको हम लोगों को क्या करना होगा, भाई लाइव आया करिए मेरे भाई, ठीक है ना, लाइव आया करिए, उसका एक अलग मजा रहता है। हाल ही में आयोजित आई लीग खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? सर आई लीग खिताब शिलोंग लाजोंग एफसी को हरा करके मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता है, ठीक है ना। अगला, नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंग्स जिन्होंने गॉड पार्टिकल थियरी दिया, वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? सर फिजिक्स से, उसी का उन्हें नोबेल भी मिला है। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए? खुले तौर पे समलैंगिकता को समर्थन देने वाले आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं ये, ठीक है, मतलब ये समर्थन देते हैं, आयरलैंड का अपना अलग पॉइंट है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में पुरुष हांगकांग 7 2024 का खिताब जीता है? सर वो टीम जीती है न्यूजीलैंड की, पुरुष वाली भी महिला वाली भी। ह्यूरन द्वारा जारी वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ह्यूरन द्वारा जारी बिल्कुल सर मुझे ध्यान है, ह्यूरन द्वारा जारी वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, ठीक है, तीसरा। ये आप निम्न में से किस देश को 69वें संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार आयोग की अध्यक्ष के लिए चुना गया है? सऊदी अरब को चुना गया है सर, 2025 में ये बैठक होगी। अगला पॉइंट, निम्न में से किसने वाओ विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? वाओ मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, ठीक है ना, राइटर्स का ये कन्नड़ कवियत्री आपके ममता जी सागर ने जीता है। निम्नलिखित में से 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य? सर राज अध्यक्षा जी के इस्तीफा के बाद मनोज पांडा जी 3 पूर्णकालिक सदस्यों में से एक बने हैं। निम्न में से किस दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। जैन आचार्य लोकेश निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संत बन गए हैं? सर राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संत अमेरिका में बने, अमेरिका का राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है इन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण बोर्ड के निम्नलिखित में से किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? सी ऑप्शन, जगजीत पावडिया। नागरिक केंद्रित स्पष्ट ऊर्जा परिवर्तन पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? बी ऑप्शन, पेरिस में। निम्न में से किस देश में बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत की गई है? ए ऑप्शन, चीन। और अगला, अच्छा आपके लिए एक मेरी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, 1 मिनट के लिए जरा सुनिएगा। आप कहेंगे क्या इंफॉर्मेशन है सर? आपको याद है आज से 4-5 महीने पहले, 3-4 महीने हो गए होंगे, लगभग 3-4 महीने, एक बुक आई थी जीएस की। एक ध्यान से सुनना, एक बुक आई थी जीएस की। कौन लाया था सर? वो पवन सर लाए थे, पीएम पॉकेट करके पवन सर ने एक जीएस की बुक लाई थी। वो पॉकेट में रखने लायक छोटी सी एक बुक थी। याद है आप लोगों को? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला रहा हूं। अब मेरी बात क्या है, क्या सर इस बुक को खरीदना है? नहीं, आपकी इच्छा हो तो आप ले लें, Y182। मैंने क्या किया है, कहीं ना कहीं पवन मोरल सर ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। फिर पवन सर और हमसे बात हुई, हमने एक सेशन हम लिया करते थे, यूट्यूब पे पड़ा होगा, ट्रिकी जीएस करके, ट्रिकी जीएस। इस बुक में भी सारे ट्रिक्स लिखे हुए हैं। और अब इस बुक के जो भाई अनुभव चीजों को बढ़ाता है, अब इस बुक में ट्रिकी जीएस मेरा जाके ऐड होगा। और ये बुक, इसमें से जो हम लोग को लगा कि थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ हो रहा है, उसको हम लोगों ने आसान भाषा में कर दिया, आसान भाषा में कर दिया। कंप्लीट जीएस की है ये, पूरे जीएस की हमने और पवन सर ने मिलकर के उसको आसान भाषा में कर दिया। प्लस मैंने अपने जीएस के ट्रिक्स जो आशुतोष ने कभी अड्डा जब ज्वाइन किया था, शुरुआत के 2 साल जब मैं पढ़ाया था, तो खूब मैंने ट्रिकी जीएस की क्लास ली है। आप लोग YouTube पे सर्च करिएगा, ट्रिकी जीएस बाय आशुतोष सर, मिलेगा आपको। उसको मैंने इसमें अब जोड़ने का काम शुरू कर दिया है, ताकि आपके पास एक छोटी सी इतनी बड़ी सी किताब हो जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, क्यों सबके ट्रिक दिए हों हर टॉपिक से। अब उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम पूरा रट जाओगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके भी करोगे तो बहुत मजा आने वाला है। ये कंप्लीट जीएस की लगभग हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके, क्योंकि कंप्लीट जीएस कवर करना समुंदर को बांधने जैसा हो जाएगा। मैं तो जीएस को ऐसा मानता हूं। इस पे मेहनत चल रही है। और कैसा है ये मेहनत कि सर
आशुतोष सर की ट्रिकी जीएस प्लस पवन मोरल सर की अपडेटेड ट्रिकी जीएस, दोनों को हम लोगों ने किसके लिए तैयार कर रहे हैं, इसको हम लोग रेलवे एग्जाम के लिए प्लस एमटीएस के एग्जाम के लिए, जीडी के एग्जाम के लिए, सीजीएल सीएचएसएल एसएससी के एग्जाम के लिए, कि पूरे भारत का कोई भी हो वो इस ट्रिकी जीएस बुक में आ जाए। अब वो आशुतोष और पवन मिलेंगे तो यहां पे कुछ ना कुछ धमाल करेंगे। हम लोग पिछले कई दिनों से इस पे लगे हुए हैं, देखते हैं कब तक तैयार होता है। उम्मीद करते हैं एक आध हफ्ते का काम तो अभी और बचा है इसमें, लगभग एक हफ्ते क्या, अच्छा वो तो हो गया, 3 से 4 दिन का अभी इसमें काम बचा हुआ है। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जब ये आए तो आप सभी लोग ये छोटी सी ट्रिकी जीएस अपने पास, अभी आई नहीं है, ये तो मैं आपसे जनरल चर्चा किया हूं, ठीक है, रखिएगा। और हाँ, सीएचएसएल महापैक हो या सीएचएसएल का बैच हो, आप Y182 कूपन कोड से ले सकते हैं। और आपको कोई भी बुक, जैसे पवन सर की पीएम पॉकेट बुक है ट्रिकी वाली, आपको लेना है, कोई भी जब भी किताब लेना हो तो Y182S कूपन कोड लगा दिया करिए। कोई भी किताब Y182S निश्चिंत होकर के आंख बंद करके लगाया करो, उतना ही छूट मिलेगा जितना अन्य किसी कूपन कोड से या कहीं से भी आपको मिलता है। सबसे ज्यादा बल्कि आपको दिलवा देगा, सबसे ज्यादा इन द सेंस कि आप कॉइन वगैरह का उपयोग कर लेंगे तो Y182S किसी भी किताब के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, और Y182 बैच के लिए। रेलवे चैनल पे अब हम लोग मिलने जा रहे हैं, तो रेलवे पे मिलते हैं अब से 7-8 मिनट बाद। जय हिंद जय भारत मेरे भाई, जय हिंद जय भारत।